हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा जो कि 17 मार्च को होना है। उसके लिए सॉल्व कर रहे हैं दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज। और आज इस टेस्ट सीरीज श्रृंखला में हमारा सीसेट का टेस्ट है। आप लोगों को पता ही होगा कि सीसेट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ये क्वालिफाइंग ही पेपर है, लेकिन अगर आप इसमें 33 नंबर या 33 क्वेश्चन, सॉरी नंबर नहीं क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका जीएस में चाहे जितना नंबर हो कोई मतलब नहीं है, आपकी असफलता निश्चित है। तो इसलिए अभी टाइम है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए अच्छे से, ताकि गलती का कोई चांसेस ना बने। और इसके लिए आप प्रीवियस ईयर, जैसे इसमें सी सेट में जो है हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग है और मैथ है, और लास्ट में आएगा आपका कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये इसके बहुत सारे मतलब 30+ क्वेश्चन इसके हमेशा एग्जाम पेपर में, मतलब सी सेट के पेपर में रहेंगे ही रहेंगे, मतलब कि संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन से। तो इसको आप, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जैसे यूथ हो गया या फिर घटना चक्र का नवोत्तर का जो आता है, इन सब में जो व्याख्या दी होती है नीचे क्वेश्चन के, उसको ज़रूर पढ़िए, जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रश्न हो उनका। क्योंकि वहाँ पे अब हो गया है कॉपी पेस्ट का ज़माना, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसे करेंगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बाकी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाते रहिए, टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व करते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है, नील गगन में कौन सा समास है? नील गगन में जो होगा वह आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मर्सिड का विलोम है, तो मर्सिड का विलोम रुक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कुछ नहीं जानता हो के लिए एक शब्द, तो वह हो जाएगा आज्ञा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ वर्ण है? ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो बा है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तौबा करना मुहावरे का सही अर्थ है। तौबा करना, तौबा करना मतलब भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कौन सा इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो यहाँ पे जो ईसाई लिखा हुआ है इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। बाकी यहाँ कालिदास में बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की मात्रा रहेगी, और आहार होता है, बड़ा आ रहेगा यहाँ पे, और प्रामाणिक होता है, बड़ा आ की मात्रा रहेगी पापे। तो ये हो गया, इसमें जो सही शब्द है पहले से वह ऑप्शन बी हो जाएगा, ईसाई बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? तो यह है उपाध्याय का ओझा, जो है बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें उस उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो यह है स्वतंत्रता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। यहाँ पे सही युग्म चुनना है। तो यहाँ पे जो बहादुर का तुर्की दिया हुआ है बिल्कुल सही है। बहादुर शब्द जो है यह तुर्की भाषा का है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यति शब्द का पर्यायवाची है। यति शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो यति का पर्यायवाची हो जाएगा ऋषि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण, तो दो ऑप्शन नीचे हैं, दो ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ऐसा आदमी नहीं देखा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो यहाँ पे सीता नित्य गीता पढ़ती है, यह जो है शब्द चयन की दृष्टि से शुद्ध होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यस शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? मतलब यस को अपोजिट बनाने के लिए कौन सा इसमें प्रयोग किया जाएगा, कौन सा उपसर्ग? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है अप लगाएंगे तो यस का विलोम हो जाएगा, अपयस हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कुछ नहीं लिया में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे जो सर्वनाम है वह है अनिश्चय वाचक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंठेर मंजारिका का अर्थ है। ठंठेर मंजारिका का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ठठेरे की बिल्ली। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठंठेर मतलब ठठेरा होता है, और मंजारिका मतलब बिल्ली होती है, तो ठंठेर मंजारिका का अर्थ होगा ठठेरे की बिल्ली। नेक्स्ट
प्रश्न है समृद्ध स्वर निम्न में से कौन सा है। समृद्ध स्वर कौन सा है, तो समृद्ध स्वर जो है यहाँ पे वह ई है, बड़ी ई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अल्पप्राण कौन सा वर्ण है। अल्पप्राण कौन है, तो अल्पप्राण जो है यह हो जाएगा पा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे निम्न में से क्या कहा जाता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है तो उसे कहा जाता है विशेष। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है वह होता है विशेषण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि प्लस अपि यद्यपि में कौन सी संधि है। यद्यपि में कौन सी संधि है, तो यह यण संधि है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो यह है वह अच्छा खेलता है। इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये जो विशेषण है वह खेलना क्रिया का विशेषता बता रहा है, तो इसलिए वह क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अब गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। पहले गद्यांश को पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 21 से 25 के लिए अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न 21 से 25 उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। गद्यांश है दरअसल प्रकृति में हमें कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है, जैसे पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं। इस पाठ को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मसात किया उसे असफलता से कभी डर नहीं लगा। ऐसे व्यक्ति अपनी हर असफलता के बाद विचलित हुए बगैर नए सिरे से सफलता पाने की कोशिश करते हैं। वे तब तक ऐसा करते हैं जब तक सफलता उन्हें मिल नहीं जाती। इसी तरह फलों से लदे मगर नीचे की ओर झुके पेड़ हमें सफलता और प्रसिद्धि मिलने या संपन्न होने के बावजूद विनम्र और शालीन बने रहना सिखाते हैं। क्या बात लिखी गई है इस पैराग्राफ में। उपन्यासकार प्रेमचंद के मुताबिक साहित्य में आदर्शवाद का वही स्थान है जो जीवन में प्रकृति का है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति में हर किसी का अपना महत्व है। एक छोटा कीड़ा भी प्रकृति के लिए उपयोगी है। सॉरी यहाँ पे आप लिखा हुआ है लेकिन ये वो होगा गलती, मतलब प्रिंटिंग में गलती हो गई है, उपयोगी है। जबकि मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान बताया गया है। कितनी अच्छी बात लिखी गई है इस पैराग्राफ में। तो आगे हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रकृति का पतझड़ का गुण व्यक्ति को क्या सिखाती है। प्रकृति पतझड़ का गुण व्यक्ति को क्या सिखाती है, तो यहाँ पे व्यक्ति असफलता से डरे नहीं। अभी हम लोगों ने पैराग्राफ में पढ़ा, तो व्यक्ति असफलता से डरे नहीं, पतझड़ यह हमें सिखाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है कि पत्ते का झड़ जाना पेड़ का अंत नहीं। जैसे पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं, तो इसीलिए इस प्रश्न का जो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फलों से लदे पेड़ों का नीचे की ओर झुकना व्यक्ति को क्या सिखाती है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, सफलता व समृद्धि मिलने पर विनम्र और शालीन बने रहना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेमचंद के अनुसार किसका साहित्य में वही स्थान है जो जीवन में प्रकृति का है। किसका साहित्य में वही स्थान है जो जीवन में प्रकृति का है, तो आदर्शवाद का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस पुराण में एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान बताया गया है, तो यह बताया गया है मत्स्य पुराण में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गद्यांश में प्रयुक्त शब्द विनम्र का विलोम शब्द है। विनम्र का विलोम क्या होगा, तो विनम्र का जो विलोम होगा वह होगा उद्दंड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे से पैराग्राफ आ रहा है जो कि इंग्लिश का है, तो चलिए इसको पहले पढ़ते हैं हम और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंस्ट्रक्शंस फॉर दी क्वेश्चंस नंबर 26 to 30। पैराग्राफ है इंडियन हैंडीक्राफ्ट इनकैप्सुलेट द एसेंस ऑफ इंडियन कल्चर, ब्यूटी एंड richness of Indian heritage. Many Indian states have distinct handicraft that demonstrate creativity, ability, and expertise. Artists employ their talent to make a variety of items, both ornamental and practical. These crafts are one of a kind since they are entirely handicrafted without the aid of any machinery. हस्तकला, हस्तशिल्प
दस्तकारी एंड कारीगरी आर typical Indian terminology for handicrafts. They all indicate workmanship, but they also refers to product manufactured with craftsmanship, that is specialized hand skills that are also beautiful. The aesthetic element of such products is an integral aspect of their worth, implying that the object of uselessness have a value that extends beyond its utility and is also attractive to the sight. A handicrafted product is rarely purely ornament, and whether it is adorned of heavily embellished, its real purpose is served only when it is both functional and beautiful. तो यहाँ पे इंडियन हस्तकला के बारे में बताया गया है, हैंडीक्राफ्ट के बारे में, कि उसके कैसे विभिन्न विभिन्न नाम हैं और कैसे वो हमारे कल्चर को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ से प्रश्न हम आगे सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न दिया हुआ है कि दिस पैसेज कुड बी अ पार्ट ऑफ, तो ये पार्ट ऑफ, तो यह होगा अ डॉक्यूमेंट ऑन प्रमोटिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द क्लोजेस्ट सिनोनिम्स ऑफ एस्थेटिक एलिमेंट इन द पैसेज इज, तो क्या है इसका सिनोनिम्स? सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा विजुअल अपील, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज, इस पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे गलत है, कौन सा ऑप्शन? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हैंडीक्राफ्ट शुड ओनली बी डेकोरेटिव एंड नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल पर्पज, तो अभी दिया हुआ है इसके प्रैक्टिकल पर्पज भी हैं, खाली ये डेकोरेटिव के लिए नहीं है, इसके प्रैक्टिकल पर्पज भी हैं। तो ऑप्शन बी जो है या गलत कथन है या सही नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अकॉर्डिंग टू ऑथर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इज टू, क्या है प्राथमिक उद्देश्य इंडियन हैंडीक्राफ्ट का? तो यह प्राथमिक उद्देश्य जो है यह है कंबाइन ब्यूटी एंड फंक्शनलिटी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मेन आइडिया कन्वेंड इन द पैसेज, कौन सी मुख्य विचारधारा इस मैसेज के थ्रू, इस पैसेज के थ्रू बताई जा रही है? तो यह बताया जा रहा है ट्रेडिशनल स्किल्स एंड आर्टिस्ट ब्यूटी आर इम्बॉयल्ड इन इंडियन क्राफ्ट्स, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द ऑप्शन द बेस्ट रिफ्रेज द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एक्टिव वॉइस, तो क्या है यहाँ पे द न्यू पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट यस्टरडे, तो इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द न्यू पॉलिसी यस्टरडे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सही है? तो नाइदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स वेयर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द पार्टी, तो यहाँ पे यही पहला कथन जो है यह सही व्याकरण की दृष्टि से सही सुनियोजित रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द पैसिव वॉइस, यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका जो सही होगा वह होगा द थिप वाज एप्रीहेंस्ड बाय द पुलिस, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द इन द सेंटेंस ही स्विफ्टली क्लाइम्ड द ट्री टू escape the angry bear, which word function as an adverb, एडवर्ब के रूप में कौन सा शब्द यहाँ पे वर्क कर रहा है, मतलब फंक्शन कर रहा है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा स्विफ्टली, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस, सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस है द चिल्ड्रेन एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक
पैक्ड देयर लंच एंड रन टू द कार। तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वह क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा चिल्ड्रेन नाउन है, एक्साइटेड एडजेक्टिव है, पैक्ड वर्ब है और रन वर्ब है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच इडियम्स बेस्ट कन्विंस द मीनिंग टू अचीव समथिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। इसका जो है सही अर्थ क्या होगा, तो यह होगा अगेंस्ट द ग्रेन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, तो यह पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ही सेड आई विल बी बैक सून। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आइडेंटिफाई द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू पेन्योरी। इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका जो मीनिंग होगा वह होगा पावर्टी यानी कि गरीबी। ऑप्शन सी इसका सही अर्थ होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द फ्रेज फेरिक विक्ट्री डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर। तो फेरिक जो विक्ट्री है यह किसको डिफाइन करती है, किसकी परिभाषा है, तो यह डिफाइन करती है विक्ट्री कम्स एट अ ग्रेट कॉस्ट। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इफ़ आई हैड नोन यू वेयर कमिंग आई डॉट हैव बेक्ड अ केक। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, तो यह होगा हैड बेक्ड केक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाइल कंडक्टिंग अ ग्रुप डिस्कशन यू नोटिस अ पार्टी। ओ सॉरी ये तो इंग्लिश वर्जन है, ये हिंदी वाला आ गया संप्रेषण। सामूहिक चर्चा का आयोजन करते समय आप देखते हैं कि एक प्रतिभागी संवाद पर एकाधिकार जमा रहा है। आप इस स्थिति को प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित करते हैं, कैसे संबोधित करेंगे, तो इसको जो है उनकी बातों को संक्षेप में बताएं और दूसरों को योगदान के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सदस्यों के साथ एक टीम प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं। आप इस स्थापना में प्रभावी टीम वर्क को कैसे बढ़ावा देंगे, तो आप जो बढ़ावा देंगे खुले संचार और विविध दृष्टिकोण के सम्मान को प्रोत्साहित करके। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप एक विचार विमर्श सत्र में भाग ले रहे हैं, आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए प्रभावी ढंग से कैसे योगदान दे सकते हैं, कैसे योगदान देंगे, तो यहाँ पे सक्रिय रूप से दूसरों को सुने, उनके विचारों पर अमल करें और अग्रिम भागीदारी को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संभावित संचार बाधा नहीं है, कौन सा इसमें से संभावित संचार भाषा नहीं है, तो सक्रिय श्रवण और सावधानी जो है यह संभावित संचार बाधा नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने बॉस को अनौपचारिक ईमेल में आप संभवतः इसका उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, तो पेशेवर लहजा और सम्मानजनक भाषा का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब कोई व्यक्ति हानि साझा करता है तो सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया यह होती है, कौन सी प्रतिक्रिया होती है सबसे उपयुक्त, तो यहाँ पे सक्रिय रूप से सुनना और सहानुभूति व्यक्त करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप किसी मीटिंग के दौरान किसी सहकर्मी के प्रस्ताव से असहमत हैं, इसे संप्रेषित करने का सबसे सशक्त तरीका यह है, कौन सा तरीका यहाँ पे होगा सबसे सशक्त तरीका, तो यह होगा शांतिपूर्वक कारणों और वैकल्पिक सुझावों के साथ अपनी आपत्ति व्यक्त करना। ऑप्शन डी यहाँ पे सबसे सशक्त का तरीका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा कथन सहानुभूति और समानुभूति के बीच अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सा कथन है यहाँ पे, तो पहला ही यहाँ पे होगा क्योंकि सहानुभूति में किसी के लिए खेद व्यक्त करना शामिल है जबकि समानुभूति में उसके दृष्टिकोण को समझना शामिल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सहानुभूति तो हर कोई जता सकता है, जैसे कि आपके साथ वो घटना वो वाकया नहीं हुआ है फिर भी आप किसी को सहानुभूति देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ऐसे मोटिवेट करते हैं उसको। लेकिन समानुभूति जो होता है ना उसमें इंसान उस हादसे से गुजरा रहता है तो उसको समानुभूति कहते हैं। तो उसका इम्पैक्ट और वो जो आपको गाइडेंस देगा या निर्देश देगा समानुभूति वाला, वो उस चीज़ से गुजरा हुआ पर्सन है, जबकि जो सहानुभूति देते हैं जरूरी नहीं है उनके लाइफ में वो चीज़ें घटित हुई हुई जो आपकी लाइफ में हुई हैं। तो इसलिए यही अंतर है सहानुभूति और समानुभूति में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गैर मौखिक संचार जैसे शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव ये कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं अपने बोले गए शब्दों को मजबूत करना या कमजोर करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपकी शारीरिक भाषा अगर पॉजिटिव वे में है तो जाहिर सी बात है आपके शब्द, जो आप शब्द बोल रहे हैं उसको वो मजबूती के साथ प्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर वो निगेटिव वे में है तो वो कमजोर भी इफेक्ट डालेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीम के किसी सदस्य को फीडबैक देते समय यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और सुधार के लिए विशिष्ट सुझावों के साथ रचनात्मक आलोचना को संतुलित करना समाहित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी संचार में शामिल है। प्रभावी संचार में क्या शामिल है, तो प्रभावी संचार में प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना शामिल है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सहकर्मी को फीडबैक देते समय आप रचनात्मक रहना चाहते हैं और नकारात्मकता से बचना चाहते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया को प्रभावी ढंग से कैसे व्यक्त करेंगे। प्रभावी ढंग से कैसे व्यक्त करेंगे, तो यह व्यक्त करेंगे उनके सामर्थ्य को स्वीकार करेंगे और फिर वैकल्पिक दृष्टिकोण सुझाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको किसी गलतफहमी के कारण किसी सहकर्मी के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। इस संघर्ष को हल करने का सबसे उत्पादक तरीका क्या है। क्या है, तो यह होगा गलतफहमी पर खुलकर चर्चा करने के लिए एक निजी बैठक निर्धारित करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सबसे सही तरीका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संपर्क में गैर मौखिक संचार की अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। कौन सा यहाँ पे सबसे अच्छा उदाहरण है, तो यह उदाहरण होगा आंखों के संपर्क के एक सूक्ष्म बदलाव को अनकही अस्वीकृत व्यक्त करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी संचार के संदर्भ में प्रेषक का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। प्रेषक का प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या है, तो इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व जो होगा यह होगा सुनिश्चित करना कि संदेश स्पष्ट, संक्षिप्त और प्राप्तकर्ता की समझ और संदर्भ के अनुरूप हो। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सार्वजनिक वक्ता प्रभावी ढंग से गैर मौखिक संचार का प्रबंधन करता है। तो यह करता है दर्शकों को विचलित करने वाले घबराहट वाले इशारों से बचना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यावसायिक संवाद में एक कुशल संचारक रणनीतिक रूप से मौन का उपयोग करता है। रणनीतिक रूप से मौन का उपयोग करता है, तो इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें सही होगा दूसरे पक्ष की कमियां पूर्ति करने और अपने आशय को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार के शैनन बीवर मॉडल में कौन सा तत्व चैनल में शोर व्यक्त करता है। कौन सा तत्व है जो कि चैनल में शोर व्यक्त करता है, तो यह हो जाएगा चैनल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्राम मॉडल के अनुसार संचार में एनकोडिंग, डिकोडिंग और अन्य महत्वपूर्ण तत्वों का एक चक्र शामिल है। तो यह शामिल है फीडबैक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अशाब्दिक संचार में निम्नलिखित अपवाद को छोड़कर सभी शामिल हैं। तो सांस्कृतिक संदर्भ शामिल है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई श्रृंखला के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त पद को पहचानिए। कौन सा यहाँ पे अगला पद होगा, तो अगला पद जो होगा यह होगा PUK। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41 511 का अर्थ ये सारे शब्द होते हैं, तो 6 9 8 7 8 6 का अर्थ होगा। तो यही इसी में से शब्द निकालना है, तो इसका जो सही होगा यह होगा TENANT, टेनेंट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि मैड 102 और कैट 72 तो बाली का मान है। बाली का मान क्या होगा, तो यह होगा 72। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ टेबल आम है, कोई आम बिल्ली नहीं है, कुछ टेबल कैट हैं। निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही होगा, तो कोई बिल्ली आम नहीं है, कुछ आम टेबल हैं, सभी आम बिल्ली हैं। तो यहाँ पे केवल पहला और दूसरा जो है अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 16 का संबंध 125 से है और 4 का संबंध 27 से, उसी प्रकार 49 किससे संबंधित है।
तो 49 जो होगा यह संबंधित होगा 512 से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमांशी एक बिंदु से चलना शुरू करती है और 70 मीटर उत्तर की ओर चलने के पश्चात वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। प्रारंभिक बिंदु की तुलना में वह किस दिशा में खड़ी है? प्रारंभिक बिंदु की तुलना में वह किस दिशा में खड़ी है? तो वह खड़ी है दक्षिण पूर्व दिशा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंखला एक्स आर एम आई क्वेश्चन मार्क में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या क्या है? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो यह जो संख्या होगी यह होगी एफ, बी होगा ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर। श्रृंखला ए डॉट डॉट सी ए डॉट डॉट फिर ए डॉट बी सी डॉट ए बी सी में लुप्त अक्षर है। कौन सा लुप्त अक्षर यहाँ पे भरा जाएगा? तो यहाँ पे होगा ए बी सी ए तो डबल डबल दिया है, एक मिनट, इसमें भरा जाएगा ए बी सी ए 5 अक्षर है तो 5 यहाँ पे भराएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 9/2, 19/2, 29/2 और क्वेश्चन मार्क है फिर 49/2। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन जो है सटीक बैठेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 39/2। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर अनुक्रम पूरा कीजिए। इंद्रप्रस्थ है 1548, तो अयोध्या का कोड क्या होगा? तो अयोध्या का जो कोड होगा यह होगा 553। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी नियमानुसार 5 1 3 4 4 9 4 4 9 से संबंधित है और 13 26 75 57 से संबंधित है तो 32 29 किससे संबंधित होगा? तो यह किससे संबंधित है? यह संबंधित होगा 12 452 से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम कौन सा है इसमें से? तो इसमें से विषम जो है वह है CH 10, क्योंकि ये सारे जो इनका प्लेस वैल्यू निकाल के वही ऐड किया गया है, तो यहाँ पे ये सबसे अलग है ऑप्शन सी वाला, तो सही आंसर वही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्लेड को QMBZFE लिखा जाता है तो ब्लेड को CMBEF लिखा जा सकता है, तो इसी भाषा में सैटरडे को क्या लिखा जाएगा? सैटरडे को क्या लिखा जाएगा? तो सैटरडे को लिखा जाएगा TBUVSEBZ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो लुप्त अक्षर इस जगह पे कौन सा अक्षर आएगा? तो यह आएगा H। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुकेश राजेश का पुत्र है और सुरेश रमेश का पुत्र है। मुकेश रमेश का पोता है, राजेश तथा सुरेश के बीच क्या संबंध है? राजेश और सुरेश के बीच क्या संबंध होगा? तो यह जो संबंध होगा वह भाई का संबंध होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विषम शब्द ढूंढिए। कौन सा इसमें से विषम है? तो इसमें से जो विषम है वह है केला टाइटेनियम, यह यहाँ पे विषम है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रृंखला, यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन सटीक बैठेगा? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वह होगा BCAABB। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रमनदीप ने 28% GST सहित 5,555 रुपये एक अंगूठी खरीदी। GST जुड़ने से पहले अंगूठी की कीमत क्या थी? GST जुड़ने से पहले अंगूठी की कीमत क्या थी? तो यह थी 4,339.84 रुपये। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जो लुप्त संख्या होगी वह होगी 6। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x के स्थान पर जो आएगा वह आएगा 19/3। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? कौन सा यहाँ पे विषम है? तो LOR जो है ऑप्शन डी में यह यहाँ पे विषम दिया हुआ है। बाकी सब एक ही मेथड से एडजस्ट किए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजेश एक पंक्ति में बाईं ओर से 6ठे स्थान पर, सुनीता दाईं ओर से 7वें स्थान पर और राजेश और सुनीता के बीच 5 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे सबको टोटल कर देना है। तो यहाँ पे टोटल 18 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि J बराबर 10 और L बराबर 12 तो क्यूट इज इक्वल टू 49 है, तब टफ किसके बराबर है? टफ को किसके बराबर रखा जाएगा? तो यह रखा जाएगा 71 यानी कि ऑप्शन सी के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि A + B इज इक्वल टू AB का भाई या बहन है, A - B इज इक्वल टू AB का पुत्र है, A × B इज इक्वल टू B का पति है, तो समीकरण P - R × S + Q में P का Q से क्या संबंध है? तो क्या संबंध होगा? तो यह जो संबंध होगा यह होगा भांजा का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोले की त्रिज्या में 100% की वृद्धि के पश्चात गोले के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इसका जो प्रतिशत वृद्धि होगा वह 700 होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि n व्यक्ति एक कार्य को 100 दिन में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त व्यक्ति को इस कार्य में लगने पर यह कार्य 20 दिन पहले पूरा हो जाता है, तब उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? इसका जो सही आंसर होगा यह होगा 20 व्यक्तियों की अधिक संख्या होगी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें माध्यिका ज्ञात करना है, तो इसमें जो माध्यिका होगी वह 9 हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संख्याओं को पहले आरोही क्रम में लगाएंगे, तो जो सबसे मिडिल टर्म है वह है 9, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ई का अनुपात 3:4 है तथा उनके वर्गों का अंतर 112 है। ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात करना है, तो ए का जो मान होगा यह होगा 12। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप 560 मीटर है। इसकी भुजाओं का अनुपात 7:24:25 है। इस मैदान का क्षेत्रफल है। इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो इस मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 8400 वर्ग मीटर यानी कि 8400 वर्ग मीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, x² - y² x³ + y³ और x³ + x² y माइनस xy² माइनस y³ का LCM है। इसका LCM क्या होगा? तो इसका LCM जो होगा वह होगा x - y x + y² x² + y² माइनस xy। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1/2 1/12 घात 10 गुणे 27 घात 25 और गुणे 2/3 का घात 30 के अभाज्य गुणनफल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनफल, तो इसका जो अभाज्य गुणनफल होगा वह होगा 45। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 131 गुणे + 217y बराबर
1654 और 217 एक्स प्लस 131 वाई बराबर 1826। तो क्रमशः एक्स और लाख के मान क्या हैं? भाई साहब तो सब सॉरी, एक्स और ला नहीं है, एक्स और वाई के मान क्या होंगे? यहाँ पे वाई होगा, वाई के मान क्या हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए 6 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है, तीन संख्याएं 3:4:7 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 1680 है, तब सबसे छोटी संख्या है। कौन सी संख्या यहाँ पे सबसे छोटी होगी? तो यह होगी सी, यानी कि 60। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो बेलन पी और क्यू का आयतन 8:1 के अनुपात में है। दोनों बेलन पी और क्यू की ऊंचाई का क्रमिक अनुपात 9:2 है। पी तथा क्यू की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसकी त्रिज्या का जो अनुपात होगा वह 4/3 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुक्रम यम क्यू भी बी फिर क्वेश्चन मार्क में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर है। कौन सा अक्षर आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो अक्षर आएगा वह आएगा बी। यहाँ पे इसके बीच में 4 जोड़ा गया है तो फिर क्यू आया है, और क्यू से भी के बीच में 5 जोड़ा गया है। ऐसे एक एक सीक्वेंस बढ़ रहा है, तो बी के में जो है 7 जोड़ के आई प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 60 पेन बेचने के बाद विक्रेता को 30 पेन के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यह होगा 100%। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृत्ताकार मैदान के 180 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा आयताकार टैंक है। यदि मैदान को भूमि का क्षेत्रफल टैंक के क्षेत्रफल को हटाकर 40,000 वर्ग मीटर है तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मैदान की त्रिज्या क्या होगी? तो मैदान की जो त्रिज्या होगी वह 140 मीटर होगी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1.4 किलोमीटर और 2.9 किलोमीटर लंबी दो ट्रेनें राजधानी एक्सप्रेस और एक पैसेंजर ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। राजधानी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन की गति 126 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो ये जो समय लगेगा वह लगेगा 1 मिनट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 8 का संबंध 10 से है और 6 का संबंध 9 से है तो 9 किससे संबंधित है? 9 किससे संबंधित है या संबंधित है 9 से? ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दो बहुपदों का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः x + 3x² + 9x + 14 और x + 7 है। यदि दोनों बहुपदों में से एक x² + 10x + 21 है तो दूसरा बहुपद ज्ञात कीजिए। तो दूसरा बहुपद इसमें से कौन सा होगा? तो यह होगा x² + 9x + 14। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो ये रहे 100 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।